प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में। आइए देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। आज इस एपिसोड की शुरुआत हम कक्षा 6 के इंग्लिश के चैप्टर से करेंगे, जिसका नाम है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। उसके बाद हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है बी अ फ्रेंड। उसके तुरंत बाद हम क्लास 8th की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश का ही एक चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है द नाइफ फ्रेंड्स। फिर हम क्लास 9th की पढ़ाई शुरू करेंगे और इंग्लिश का ही चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और इस एपिसोड के अंत में हम क्लास 11th की एक पोयम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। मैं आशा करती हूँ अभी तक आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ चुके होंगे, जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आप सबको पता है आज हम इस वीडियो में आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नेम द किंग एंड द ट्री गॉडेस है। ये चैप्टर बहुत नॉलेजेबल है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा नेचर के बारे में। बच्चों, इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, जो एक इंडियन ऑथर थे। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन और एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, यानी अबाउट द किंग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सब बताइए, वी सी मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। कैन यू नेम सम ट्रीज विच आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? हम सब अपने आसपास बहुत ट्रीज एंड प्लांट्स देखते हैं। क्या आप सब कुछ ऐसे ट्रीज के नेम जानते हैं जिनकी फेस्टिवल के टाइम यानी त्योहार के टाइम पूजा करी जाती है? Let us read this story about a tree goddess who lived in a deodar tree and try to find out why we need to respect nature. आइए स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं एक ऐसे पेड़ की देवी के बारे में जो देवदार ट्री में रहती थी, और ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि हमें नेचर को रिस्पेक्ट करना पड़ा। चलिए बच्चों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल पैलेस। वंस देयर वाज अ किंग हु लिव्ड इन द हिमालयन फुटहिल्स। बहुत पहले की बात है, एक राजा थे जो हिमालय के फुटहिल्स यानी तलहटी में रहते थे। He longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. वो अपने लिए एक ऐसे पैलेस को बनाना चाहते थे जो दुनिया के उस हिस्से में उससे ज्यादा खूबसूरत ना हो। He did not want to spend a lot of money or go through any trouble to make the palace richer, taller or stronger. वो पैलेस को यानी महल को ज्यादा रिचर यानी अमीर, टॉलर लंबा और मजबूत स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे और ना ही किसी भी परेशानी से गुजरना चाहते थे। So he decided to build something different. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो थोड़ी सी अलग हटके हो। The entire palace was to be supported by one column only. अब पूरा का पूरा जो महल है उसका निर्माण ऐसे कराया जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम से सपोर्टेड हो, यानी एक खंबे से सपोर्टेड हो।
and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. और वो जो कॉलम है यानी खंबा है वो कहाँ से आएगा? वो उस पेड़ से जो राज्य का सबसे लंबा पेड़ हो, सबसे टॉलेस्ट ट्री हो, उसका वो कॉलम बनाया जाएगा और पूरा का पूरा जो महल है वो उस कॉलम के सपोर्ट से खड़ा होगा। Different types of trees. In the Himalayas, there are many tall trees like spruce and pine, oak and deodar. हिमालय में अगर आप जाएं तो वहाँ आपको कई डिफरेंट टाइप्स के यानी अलग अलग तरीके के बहुत लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे, जैसे कि स्प्रूस, पाइन, ओक और देवदार। And the tallest and the strongest are the deodars, whose very name deodar means the tree of God. अब सबसे ज्यादा जो लंबे और मजबूत हैं वो हैं देवदार के पेड़, जिनका नेम ही अपने में देवदार है यानी देवता का पेड़। The king sent for his prime minister and said, अब किंग ने जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा, Send men to my forest far and near and tell them to cut down and bring to this city without delay the largest deodar they can find. उन्होंने कहा कि अपने जो आदमी हैं उनको जंगल में भेजो, चाहे दूर का जंगल हो या चाहे पास का जंगल, और उनसे बोलो कि हमारे शहर में बिना किसी देवी के एक ऐसा पेड़ काट कर लाएं जो सबसे बड़ा देवदार है या देवदार हो। उन्हें जो भी सबसे बड़ा देवदार मिले उसे वो काट कर अपने शहर में लेके आए बिना किसी देरी के। A secret tree. But the deodar is a secret tree, protested his daughter. It is used only for building temples. अब उनकी यानी राजा की जो बेटी थी उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि देवदार जो है वो एक बहुत ही पवित्र पेड़ है और उसका निर्माण खाली मंदिरों के काम के लिए हुआ है। जैसे जब हम मंदिर बनाते हैं तो उसमें जो लकड़ी यूज होती है उसके लिए सिर्फ देवदार का यूज करते हैं। All the more reasons for me to have one, said the king. My palace shall be as magnificent as any temple. अब उन्होंने कहा कि बाकी कोई भी कारण हो, अभी सिर्फ एक ही कारण है, मुझे पता है, वो ये है कि जो मेरा पैलेस है वो चाहे कोई भी मंदिर हो या कुछ भी, उससे भी अच्छा बनेगा। सो बच्चों देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने अबाउट द किंग्स प्लानिंग, राजा यानी किंग ने अपना पैलेस बनवाने के लिए क्या क्या प्लानिंग की उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डेजी से इस चैप्टर को द किंग एंड द ट्री गॉडेस को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विच एनिमल्स वर सेंट टू मूव द देवदार ट्री, कौन से एनिमल्स को देवदार पेड़ को हटाने के लिए भेजा गया, एंड वर्शिप ऑफ द देवदार ट्री, जो विलेजर्स हैं वो देवदार की पूजा क्यों करते थे, यानी जो गांव के लोग हैं वो देवदार की पूजा क्यों करते थे। सो आप सब यहाँ तक की स्टोरी को अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से बी अ फ्रेंड पोएम को पढ़ेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम इस वीडियो में पोएम के इंट्रोडक्शन और उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए इस पोएम का थीम फ्रेंड्स यानी दोस्त और फ्रेंडशिप यानी दोस्ती है। ये पोएम हमें फ्रेंड्स की क्वालिटीज और उनकी ड्यूटीज को बताती है।
यानी उनकी जिम्मेदारियों और उनके गुणों को। इंट्रोडक्शन। पोएट ऑफ द पोएम इज एडगर अ गेस्ट। इस पोएम के लेखक एडगर अ गेस्ट हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ये पोएम फ्रेंडशिप को बताती है। A true and trustworthy friend is the sum total of all kinds of relationships. आप सब जानते हैं, एक सच्चा और भरोसेमंद फ्रेंड ही सभी तरह के रिश्तों के लिए योग्य होता है। A person having good friends does not need to possess any of the materialistic luxuries. अच्छे दोस्त रखने वाले व्यक्ति को किसी भी भौतिकवादी विलासिता की जरूरत नहीं होती। आइए पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। डिस्पोजिशन, टेम्परामेंट, स्वभाव, अनबीफ्रेंडेड, हैविंग नो फ्रेंड्स, मित्रहीन, लैंड, लेट, देना लेना। आइए अब स्टैंजा फर्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी। दोस्त होने के लिए तुम्हें धन दौलत की जरूरत नहीं है। जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी, बस एक सूरज के जैसे स्वभाव की आवश्यकता है। जस्ट द विश टू हेल्प एन अदर, गेट अलोंग सम वे और अदर, बस एक इच्छा हेल्प करने की या फिर किसी भी तरीके से दूसरों की हेल्प करने की। Just a kindly hand extended out to one who's unfriended. बस एक प्यार भरा हाथ बढ़ाने की उन लोगों की तरफ जिनके पास फ्रेंड्स नहीं हैं, अनबीफ्रेंडेड हैं, यानी कि मित्रहीन हैं। Just the will to give or lend, this will make you someone's friend. बस एक ख्वाहिश दूसरों को देने की, ये आपको बना देगा दूसरों का दोस्त। आइए इस पूरे स्टैंजा को एक बार फिर से एक साथ पढ़ते हैं। Be a friend, you don't need money, just a disposition sunny, just a wish to help another, get along some way or other, just a kindly hand extended out to one who's unbefriended, just a will to give or lend, this will make you someone's friend. इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अच्छे दोस्त होने या बनने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं होती है। हमें हमेशा अच्छा स्वभाव, एक फ्रेंडली व्यवहार रखने की जरूरत है। हमारा जो एटीट्यूड है वो सूरज की तरह होना चाहिए, जो सब पर बिना भेदभाव किए अपनी रोशनी बिखेरता है। आइए अब हमारे सेकंड स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ग्लोरी, ग्रेट प्रेज ऑफ ऑनर, शोभा, ट्रिफलिंग, स्मॉल, कुछ, साइन, ब्रीदिंग हेवीली, लंबी सांस। आइए अब स्टैंजा 2 को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। Be a friend, you don't need glory. एक दोस्त होने के लिए तुम्हें शानो शौकत की और इज्जत और सम्मान की आवश्यकता नहीं है। Friendship is a simple story. दोस्ती एक आसान सी कहानी है। Pass by trifling errors blindly. छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने की। Gaze on honest effort kindly. ईमानदारी को सम्मान देने की या उसे सहराने की। Cheer the youth who's bravely trying. और उसके साथ खुशी मनाने की, उनके साथ जो कि साहसपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। Pity him who's sadly sighing. और उन लोगों पर रहम और दया करने की जो दर्द से कर्रा रहे हैं। Just a little labor spent on the duties of a friend. बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है एक दोस्त के कर्तव्यों पर।
आइए फ्रेंड्स, अब इस स्टैंजा को एक बार साथ में पढ़ते हैं। Be a friend, you don't need glory. Friendship is a simple story. Pass by trifling errors blindly. Gaze on honest effort kindly. Cheer the youth who's bravely trying. Pity him who's sadly sighing. Just a little labor spent on the duties of a friend. इस पूरे स्टैंजा में पोएट ने दोस्त की ड्यूटीज यानी उसके कर्तव्यों की ओर इशारा किया है। फ्रेंड्स के क्या कर्तव्य होते हैं? फ्रेंड्स के कर्तव्य होते हैं छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना, फ्रेंड की ईमानदारी को सराहना, फ्रेंड की खुशी में खुश होना और उसके दुख में उसके साथ रहना। इन ड्यूटीज से हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं या एक अच्छे दोस्त होते हैं। आई होप आपको पोएम के दोनों स्टैंजा अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने बी अ फ्रेंड पोएम से सीखा जरूरत में एक दोस्त वास्तव में एक दोस्त होता है। अ फ्रेंड इज नीड्स इज अ फ्रेंड इंडीड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोएम के स्टैंजा थर्ड के एक्सप्लेनेशन को करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे। आप सब यहाँ तक की पोएम को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? टुडे वी विल स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ योर 8th क्लास एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नाइफ फ्रेंड्स यानी नादान दोस्त। ये स्टोरी का नाम सुनकर आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि ये कहानी नादानी से जुड़ी है, मतलब कोई ऐसा काम जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप भी जरा सोचिए, आप भी जब छोटे थे तो बचपन में बहुत शैतानियां करते होंगे। कुछ शैतानियां तो हम जान के करते हैं, पर कुछ शैतानियां हम नादानी में करते हैं जिनके होने वाले इफेक्ट्स का हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। इस स्टोरी के ऑथर मुंशी प्रेमचंद हैं। इन्होंने और भी फेमस नॉवेल्स एंड स्टोरीज लिखी हैं। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो टुडे वी विल लर्न अबाउट द क्यूरियोसिटी ऑफ नाइफ फ्रेंड्स यानी नादान और भोले दोस्तों की जिज्ञासा, एंड सेकेंड एफर्ट्स ऑफ नाइफ फ्रेंड्स मतलब नादान दोस्तों के प्रयास। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। नाइफ विदाउट एक्सपीरियंस अनुभवहीन, क्यूरियोसिटी अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो समथिंग यानी जिज्ञासा, कॉर्निस अ डेकोरेटिव मोल्डिंग ओवर द विंडो दैट स्ट्रेचेस हॉरिजॉन्टली मतलब छज्जा, न्यूमरियस मेनी अनेक, स्कॉलर अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड यानी विद्वान, eager, restless, बेसब्री, scatter, confusion मतलब बिखराव। चलिए फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में दो बच्चे हैं, केशव और श्यामा, दोनों भाई बहन हैं। अब एक दिन केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। फ्रेंड्स, कॉर्निस मतलब छज्जा। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. Both Keshav and his sister Shama would watch the bird closely. अब दोनों केशव और उसकी बहन श्यामा वहां बड़े आराम से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes barely awake. और सुबह उठते ही दोनों आंखें मलते हुए कॉर्निस के सामने पहुंच जाते थे। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. उन बर्ड्स को देखने में पता नहीं उन दोनों को क्या मजा आता था, दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। Numerous questions rose in their mind. दोनों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आते थे, जैसे How big were the eggs? अंडे कितने बड़े होंगे? What color were they? किस कलर के होंगे? How many? कितने होंगे?
What did they eat? क्या खाते होंगे? How would the chicks come out of them? उसमें से बच्चे किस तरह बाहर निकलेंगे? What is the nest like? Nest कैसा होगा? But nobody around to answer their questions. Ma had no time from the housework and Babuji had no time from his work. अम्मा को घर के कामों से ही फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को ऑफिस के काम से. The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. दोनों अब आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लिया करते थे. Conversation between Keshav and Shama. Tell me भैया, while the chicks fly away as soon as they come out of the eggs. श्यामा बोलती, क्यों भैया, बच्चे निकलते ही फुर हो जाएंगे क्या? No silly, Keshav would reply, as a scholar. केशव विद्वानों जैसे बोलता, First they have to grow wings. नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे. How would the poor things fly without wings? बिना परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे? What would the poor bird feed her little ones? श्यामा बोली, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? This was a tricky question for even Keshav to answer. केशव भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया. Curiosity between children. इस तरह 3-4 दिन निकल गए. दोनों केशव और श्यामा की क्यूरियोसिटी डेली बढ़ती ही जा रही थी. They were eager to see the eggs. Eggs को देखने के लिए वो बेसब्र हो जाते थे. The question of what the chicks would eat now ruminate heavily on their minds. अब उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे निकल आए होंगे और वो बच्चे अब क्या खाएंगे, ये सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ. Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए? The chicks were sure to starve to death. गरीब बच्चे भूख के मारे चींची कर कर मर जाएंगे. इस मुसीबत का सोच के दोनों घबरा गए और दोनों ने फैसला लिया. They decided to scatter some grain on the cornice for the bird to pick. कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. Shama said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she?" श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाना लेने के लिए कहीं और उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना? Oh no, said केशव, why would she? केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी? But won't the chicks be really hot up there? A new worry crossed in Shama's mind. श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को ऊपर धूप नहीं लगती होगी? Yes, he said. They are probably dying of thirst up there. There is no shade above them even. केशव, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है. Decision of knife friends. It was finally decided that a temporary roof would be assembled above the nest. लास्ट में यही फैसला हुआ कि नेस्ट के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए. The proposal for a bowl of water and some grain of rice was also approved. और उन्होंने पानी की प्याली और थोड़े चावल रखने का भी सोच लिया. Children started their work. दोनों बच्चे खुश होकर काम करने लगे. Shama quietly brought some rice from the clay pot. श्यामा ने माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लिए. केशव secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे अच्छे से साफ करके उसमें पानी भी भर दिया. Problem aroused. But where to get the cloth for the shelter? अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? And how to make the roof stay up without support? और टहनियाँ भी बिना सहारे के नहीं टेकेंगी. Solution of the problem. Keshav puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. केशव बड़ी देर तक यही सोचता रहा और फाइनली उसने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली थी.
Go and bring the garbage basket. Make sure Ma doesn't see you. श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना. But it's got hole in the middle. Will it keep the sun out? श्यामा बोली, पर वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी. First bring the basket, Keshav said with slightest irritation. I will take care of the hole. केशव ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने के लिए कुछ सोचता हूँ. श्यामा went running and returned with the basket. श्यामा जल्दी से टोकरी उठा लाई. केशव stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree. केशव ने उसमें थोड़ा सा कागज भर दिया. See how the shadow of the basket falls on the nest. The sun can't get through now. अब केशव टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला कि अब कैसे धूप जाएगी. आई होप आप सबको यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी. फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा द क्यूरियोसिटी ऑफ नाइफ फ्रेंड्स. नादान बच्चों को अंडे देखने की कितनी जिज्ञासा होती है. सेकंड, एफर्ट्स ऑफ नाइफ फ्रेंड्स, यानी नादान बच्चों ने क्या प्रयास किया अंडों की हिफाजत करने के लिए. आई होप आप सभी को स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा. इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डैफोडिल से चैप्टर फर्स्ट नाइफ फ्रेंड्स को अच्छे से पढ़िएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केशव्स डेडिकेशन टू रीच द कॉर्निस. केशव का समर्पण कॉर्निस तक पहुंचने के लिए. एंड सेकंड, श्यामा's curiosity to see the eggs. श्यामा की जिज्ञासा अंडों को देखने के लिए. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास. आज हम 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. आइए हम जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन वर्ड मीनिंग्स, एंड देन अबाउट महिंद्रा's क्रॉनिकल, एंड देन क्वालिटीज ऑफ ईश्वरन, एंड देन ईश्वरन्स नरेशन स्टाइल. आइए जानते हैं अबाउट दी ऑथर के बारे में. जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनका नाम है R.K. लक्ष्मण. ही इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी. हिज फुल नेम इज रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण. He was born on 24th October 1921, Mysore, Karnataka, India. He died at the age of 93 on 26th January 2015 at Pune, Maharashtra, India. It means कि उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी एज 93 थी. He was awarded with Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Ramon Magsaysay. He was an Indian cartoonist, illustrator, and humorist. Illustrator means a person who draws or creates pictures for magazines, books, and advertising, etc. आइए जानते हैं इस कहानी के इंट्रोडक्शन के बारे में. It's a story about ईश्वरन. यह कहानी ईश्वरन के बारे में है. He is good at story telling art. और वो स्टोरी सुनाने में बहुत ही माहिर है. He uses special effects like voice modulation, body language to make story realistic. जो ईश्वरन था वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ करता था अपनी स्टोरी सुनाते वक्त, जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन, वो अपनी आवाज़ को चेंज करता था अपने करेक्टर के हिसाब से.
बॉडी लैंग्वेज, वो अपने जेस्चर्स के थ्रू भी अपनी स्टोरी को नरेट करता था ताकि उसकी जो स्टोरी है वो रियल लग सके। महिंद्रा गेट्स अटैच्ड एंड कैप्टिवेटेड बाय हिज स्टोरीज। जो महिंद्रा था वो ईश्वरन की स्टोरी से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो जाता था और कैप्टिवेटेड मीन्स फैसिनेटेड भी हो जाता था। His stories were a source of entertainment for महिंद्रा। ईश्वरन की जो स्टोरीज थी वो महिंद्रा को बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगती थी। आइए जानते हैं इस स्टोरी के कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वर्ड मीनिंग्स को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये आगे हमें चैप्टर को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। So first word is ill-equipped, means अनुपयुक्त। It means without the necessary equipment, skills or abilities to do something। मतलब जरूरी सामान ना होना। Makeshift canvas tent, काम चलाओ तिरपाल छावनी व्यवस्था। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये तिरपाल का घर बनाया हुआ है। Anecdotes means छोटी कहानी। Desolate means वीरान। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कितना वीरान है यहाँ पर। Conjure up means जादू से प्रकट कर देना। Dozing off मीन्स झपकी लेना। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो मैन है बुक के साथ कैसे झपकी ले रहा है। आप लोगों ने भी कभी कभी पढ़ते हुए झपकी ली होगी, नींद आ जाती है जैसे छोटी सी, उसको हम कहते हैं डॉजिंग ऑफ। नेक्स्ट वर्ड इज इंथ्राउ, मीन्स गुलाम बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज डेजर्टेड, मीन्स सुनसान। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कितना डिजर्टेड है ये। नेक्स्ट वर्ड इज एनॉर्मस बुशी बीस्ट, मीन्स अत्यंत जंगली जानवर या जंतु। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कितना जंगली जानवर है ये। इसको हम कहते हैं एनॉर्मस बुशी बीस्ट। स्प्राउल्ड मीन्स फैलकर लेटना। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये बेयर कैसे फैलकर लेटा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज कैनवस चेयर, मीन्स कैनवस की कुर्सी। कैनवस इस कपड़े को कहा हुआ है और इस कपड़े की जो कुर्सी है उसको हम कैनवस चेयर कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अनक्रिटिकली मीन्स अविवेकी। It means accepting something too easily। जब ईश्वरन कोई अपनी कहानी सुनाता था तो महिंद्रा जो है उसको अनक्रिटिकली सुनता था, बिना किसी डिसएग्रीमेंट के वो उसकी कहानियां सुनता रहता था। महिंद्रा's Chronicle। Mahindra narrated story to Ganesh about his cook ईश्वरन। महिंद्रा गणेश को अपने कुक ईश्वरन के बारे में स्टोरी सुनाता है। Often posted to different construction sites, factories, bridges, dams and so on। तो जो महिंद्रा होता है वो एक जूनियर सुपरवाइजर है फर्म में और उसकी जॉब ऐसी है कि उसको बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाना पड़ता है, जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स and so on। Being bachelor able to adjust in odd conditions। क्योंकि महिंद्रा जो था वो अनमैरिड था, इसीलिए वो किसी भी ऑड कंडीशन में भी एडजस्ट कर लेता था। ऑड कंडीशन मीन्स अनकंफर्टेबल कंडीशंस में भी वो एडजस्ट कर लेता था। He was always accompanied by his cook ईश्वरन। वो जहां भी जाता था अपने कुक के साथ जाता था जिसका नाम था ईश्वरन। ईश्वरन used to cook
wash his clothes and chat away with his master at night. जो ईश्वरन था वो कुक तो था ही, साथ के साथ वो महिंद्रा के कपड़े भी धोता था और रात को उससे बातें भी करता था। Let's know about the qualities of ईश्वरन। तो अब हम जानेंगे कि ईश्वरन में कौन सी क्वालिटीज थी। He could weave endless stories and anecdotes. जो ईश्वरन था वो बहुत ही सारी कहानियां सुना सकता था और anecdotes भी मीन्स शॉर्ट स्टोरीज या फिर कोई प्रीवियस इंसिडेंट। Though posted to desolated landscapes, ईश्वरन always managed to conjure up delicious dishes within an hour. महिंद्रा की पोस्टिंग चाहे किसी भी डेसोलेटेड प्लेस पर भी हो जाए, लेकिन ईश्वरन इतना ज्यादा स्किल्ड था कि वो 1 घंटे में ही बहुत ही डिलीशियस डिशेस भी बना देता था। After making breakfast and providing lunch to his master, he used to tidy up the shed and wash clothes. और जो ईश्वरन था वो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद और अपने मास्टर को लंच देने के बाद जो वो शेड था, कैनवस टेंट था, उसको वो साफ भी करता था और वो महिंद्रा के कपड़े भी धो देता था। Read Tamil thrillers which held Ishwaran in thrall and his own descriptions influenced by them. जो ईश्वरन था वो तमिल थ्रिलर्स पढ़ता था और उन्हीं से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होता था और उनका इन्फ्लुएंस जो है उसकी स्टोरीज के नरेशन में दिखाई देता था। ईश्वरन्स नरेशन स्टाइल। He narrated even the smallest incidents. जो ईश्वरन था वो छोटे से छोटा इंसिडेंट भी बहुत ही अच्छे से नरेट करता था। Managed to keep suspense and surprise ending. ईश्वरन जो था वो अपनी स्टोरीज में हमेशा एक सस्पेंस रखता था और सरप्राइज एंडिंग भी रखता था। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. अब जैसे कि आप अपनी बुक के पेज नंबर 13 के लास्ट पैराग्राफ के 4th लाइन से देख सकते हैं, इसमें ईश्वरन के नरेशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा। इसमें बताया गया है जैसे कि अगर सड़क पे कोई सूखा हुआ पेड़ भी गिरा हुआ होता था तो वो उसको ऐसे डिस्क्राइब करता था कि एक दिन बहुत सुनसान रोड थी और उस पे मैं अकेला जा रहा था, लेकिन सडनली मैंने देखा कि एक बहुत ही जंगली जानवर उस पे फैला हुआ है और मैं वापस जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास आया तो मैंने देखा कि वो एक सूखा हुआ ट्री है। तो उसने एक ट्री का डिस्क्रिप्शन एक जंगली जानवर से किया, जैसा कि आप अब देख सकते हैं कि वो कितनी ड्रामेटिक वे से किसी भी चीज को डिस्क्राइब करता था। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा अबाउट महिंद्रास क्रॉनिकल, क्वालिटीज ऑफ ईश्वरन एंड ईश्वरन नरेशन स्टाइल। तो आज हमने सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पेज नंबर 12 और 13 समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे जाके इसको दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में
हम पढ़ेंगे एनेक्डोट ऑफ एन एलिफेंट एंड ईश्वरन हीरोइक एक्ट। सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पेज नंबर 14 और 15 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम लोग हमारी 11th की हॉर्नबिल की बुक की पहली पोएम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। दोस्तों, आपको याद ही होगा इससे पहले की वीडियो में हमने इसके स्टैंजा 1 की लाइंस को डिस्कस किया था। आज हम इस पोएम के स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 की लाइंस के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन फॉर लाइन 10 to 19 यानी कि स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3। उसके बाद हम लोग इन लाइंस के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है हमारे पास स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब होता है एन इनफॉर्मल फोटोग्राफ टेकन क्विकली। ये बेसिकली एक स्मॉल हैंड कैमरा से खींची जाती है। इसके बाद सेकंड वर्ड है हमारे पास लेबर्ड। इसका मतलब होता है डन विद ग्रेट एफर्ट एंड डिफिकल्टी। कुछ काम बहुत ज्यादा एफर्ट या डिफिकल्टी से करना। एंड द लास्ट एंड फाइनल वर्ड है हमारा सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब होता है अ फैक्ट और कंडीशन कनेक्टेड विद और रेलेवेंट टू एन इवेंट और एक्शन। यानी कभी कभार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम लोग अपना होमवर्क नहीं कर पाते, तो कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है। चलिए अब इन वर्ड्स को याद रखते हुए लाइंस को पढ़ते हैं। लाइन नंबर 10 to 13। Some 20-30 years later। अब 20-30 years यानी वो फोटोग्राफ इतनी ओल्ड हो चुकी है। She laughed at the snapshot। कौन लाफ करता है? मदर। See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday। यानी कि इन लाइंस में जो पोएट है वो रिमेम्बर करती है कि किस तरह से जब उसकी मदर उस फोटोग्राफ को देखती थी तो हंसने लग जाती थी। और वो हंसती इसलिए थी क्योंकि उसे जो बेटी और डॉली ने जो सी हॉलिडे के लिए कपड़े पहने होते थे उनको देखकर वो काफी ज्यादा हिलेरियस लगते थे उन्हें वो कपड़े। दोस्तों, आपको ये जो मदर की लाफ्टर है ये काफी ज्यादा बिलो सरफेस लग रही होगी, बड़ी नॉर्मल लग रही होगी, पर इसके पीछे एक डीप मीनिंग भी है। वो ये है व्हेन वी ग्रो ओल्डर एंड आर मेड टू बिकम मैच्योर। और जब हम टाइम के साथ साथ सीरियस हो जाते हैं तो वो हमें जो यूथफुल केयर होती है और बचपन की जो छोटी छोटी चीजें होती है वो बड़ी सिली लगती है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तब हम हॉलिडे पे कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो कितना एफर्ट डालते हैं अपने ड्रेसअप पे, लेकिन बड़े होकर हमें वो सारी चीजें बड़ी ही क्या कहते हैं मजाकिया लगती है। तो वही यहाँ पर पोएट की मदर के साथ भी हुआ। आगे बात करते हैं लाइन 10 to 13 यानी जो लाइंस हमने अभी पढ़ी उनके एनालिसिस के बारे में। इसमें एक अंडरलाइन नॉस्टैल्जिक करंट था, यानी कि मदर अपने बीते हुए समय को याद कर रही थी। उसके बाद जो पोएट है उसने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। और वो किस तरह से क्रिएट किया है? पहला तो जो मदर है वो अपने यूथफुल डेज को याद कर रही है, और दूसरा जो शर्ली है यानी कि जो हमारी पोएट है वो अपने मदर की लाफ्टर को मिस कर रही है। यानी कि दोनों ही पोएट और पोएट की मदर कुछ ना कुछ मिस कर रही है, एक अपनी यूथफुल के हैप्पी डेज को, तो वही दूसरी तरफ अपनी मदर की लाफ्टर को। एंड द लास्ट वन, जो दोनों पास्ट की यहाँ पर बात हो रही है
उसमें लाफ्टर और हैप्पीनेस है, यानी कि जो वो फोटोग्राफ है अगर वो कुछ सैडनेस लेके आ रही है तो वो अपने साथ एक हैप्पी टाइम की मेमोरी भी लेके आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लाइन 14 to 15 की। सबसे पहले लाइंस को पढ़ते हैं। Was her past, mine is her laughter, both rye with the labored ease of loss। जैसे कि इससे पहले वाले एनालिसिस में हमने बात करी थी कि जो मदर है उसके लिए उसके यूथफुल डेज अब एक पास्ट बन चुके हैं, तो वही दूसरी तरफ पोएट के लिए उसकी मदर की लाफ्टर। अब ये जो वर्ड्स है both rye with the labored ease of loss, इंडीड पोएट ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स को लिखा है और यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमें कन्वे कर रही है कि जो ह्यूमन है वो बड़ा ही हेल्पलेस होता है। जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई है उनकी फैमिली में किसी क्लोज वन की, तो उनको एट द एंड एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एक पर्सन की एक बार डेथ हो चुकी है तो वो वापस नहीं आ सकता। तो जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करना होता है कि अब उनकी जो एक फैमिली मेंबर है वो उनकी लाइफ से जा चुका है। और ये जो वर्ड है लेबर्ड ईज, ये एक ऑक्सीमोरॉन है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। तो ऑक्सीमोरॉन बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स को आपस में एक साथ यूज किया जाता है और ये वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं द डिफिकल्टी एंड स्ट्रगल वन हैज टू गो थ्रू। दोस्तों अब बात करते हैं लाइन 16 to 17 की। सबसे पहले लाइंस को पढ़ते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। फाइनली अब हमें पता लगता है कि जो पोएट की मदर है वो एक्चुअली में डेथ हो चुकी है उनकी, वो अब पोएट के साथ नहीं है। नेक्स्ट लाइन, as that girl lived and of these circumstances। और यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं कि जो उनकी मदर है उनकी डेथ को नियरली 12 years हो चुकी है, which is also the age of the girl in the photograph। और अपनी मदर को खो देने का ये जो दुख है ये पोएट के लिए इतना ज्यादा है कि अब उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा। एंड शी कैन ओनली रिमेम्बर हर लाफ्टर, वो अपनी मदर की लाफ्टर को दोबारा सुन नहीं सकती, सिर्फ वो लाफ्टर पोएट की मेमोरीज में कैप्चर है। बात करते हैं अब पोएम की कंक्लूडिंग एंड फाइनल लाइंस की। सबसे पहले लाइंस को रीड करते हैं। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। यहाँ पर पोएट ने बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज किया है और बहुत ही अच्छा वर्ड प्ले किया है, क्योंकि जो पोएट की मदर की डेथ है उसने अल्टीमेटली एक साइलेंस इम्पोज कर दिया है। बट until its final line, the death has also encouraged the speaker to speak and to bring her mother back to a kind of line। इस पोएम के थ्रू एक तरह से पोएट ने अपनी मदर को एक दोबारा से लाइफ, एक दोबारा से उसकी मेमोरीज को रीजॉइन करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये पोएम उसने अपनी मदर को याद करते हुए लिखी है। तो इस पोएम के थ्रू उसने अपनी मदर की लाफ्टर, अपनी मदर की मेमोरीज को दोबारा से जीने की कोशिश करी है। तो ये पोएम अब हमारी यहीं पर खत्म होती है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिला। आज इस वीडियो में हमने मदर और डॉटर के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में बात करी और उसके बाद हमने इस पोएम को एक ग्लूमी, एक सैड नोट पे खत्म किया, क्योंकि जो पोएट है एट द एंड फाइनली रिवील करती है कि अब उसकी मदर उसके साथ नहीं है और उसने इस पोएम को अपनी मदर की याद में लिखा है, अपनी मदर की मेमोरीज को रिक्रिएट करने के लिए, दोबारा जीने के लिए इस पोएम को उसने लिखा है। और ये पोएम हमारी हॉर्नबिल की बुक की पहली पोएम है, तो आप घर जाके इसके स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 की लाइंस को दोबारा एक बार फिर से रीड करना, ताकि आपको ये लाइंस और अच्छे से समझ आ जाए। बात करते हैं कि इससे अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लोग इस पोएम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम लोग हमारी 11th की हॉर्नबिल की बुक की
सेकंड पोयम अ फोटोग्राफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शोज? हमारी पोयम और फोटोग्राफ में जो कार्डबोर्ड है वो हमें क्या बताता है, ये हमें इसके आंसर में लिखना होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन पोयम के पैराग्राफ से लिया गया है। पेपर में आपको पोयम का कोई सा भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वॉज द मदर स्टैंडिंग एंड वाई? कि मदर कहाँ खड़ी थी और क्यों। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी लुक एट दैट टाइम? मदर उस समय कैसे दिख रही थी। एंड फाइनली हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स मोमेंट्री। यानी कि पैसेज में से ढूंढ के आपको एक ऐसा वर्ड यहाँ पर बताना होगा जिसका मीनिंग मोमेंट्री से मिलता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें पोयम की एक लाइन दी गई है जो कि है, The sea, which appears to have changed less, washed their terrible transient feet. और इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि how does the poet contrast the girl's terrible transient feet with the sea? कि पोएट ने किस तरह से गर्ल और सी के बीच में ये वर्ड यूज करते हुए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अगेन ये एक पोयम की लाइन है और हमें यहाँ पर इस लाइन को एक्सप्लेन करना होगा। हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अगेन ये एक पोयम की लाइन है और इससे हमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लॉस, डिस्क्राइब द आयरॉनिकल सिचुएशन। कि क्या लॉस था और यहाँ पर क्या लिटरेसी डिवाइस यूज करके आयरॉनिकल सिचुएशन क्रिएट की गई है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ राइटिंग टिप्स बताती हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो था, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शोज? तो इसके आंसर में जो पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहला पॉइंट, द कार्डबोर्ड शोज एन ओल्ड फोटोग्राफ। जो कार्डबोर्ड था वो हमें एक ओल्ड फोटोग्राफ शो कर रहा था। उसके बाद, इट शोज द पोएट्स मदर स्टैंडिंग विद टू गर्ल्स, डॉली एंड बेटी। और उस फोटोग्राफ में हमें दिख रहा था कि जो मदर है वो दो कजन्स के साथ खड़ी है जिनका नाम था डॉली एंड बेटी। नेक्स्ट पॉइंट होगा, ऑल ऑफ देम वर स्टैंडिंग एट द बीच। और सभी लोग बीच पे खड़े थे। दे स्टूड स्माइलिंग एट द अंकल हु वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विद अ कैमरा। और उस कार्डबोर्ड में हमें क्या पता लगा कि वो लोग अपने अंकल के सामने खड़े थे और स्माइल कर रहे थे क्योंकि जो उनके अंकल थे वो उनकी फोटोग्राफ ले रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके आंसर में मेंशन करने होंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, एक पैराग्राफ के थ्रू हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, वेयर वॉज द मदर स्टैंडिंग एंड वाई? तो इसका आंसर है, द मदर वॉज स्टैंडिंग एट द बीच एंड शी हैड गॉन देयर फॉर अ हॉलीडे एट द सी। तो इसका आंसर हमें पैराग्राफ में से ही मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, हाउ डिड शी लुक एट दैट टाइम? कि वो कैसी लग रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे शी लुक वेरी स्वीट एंड यंग एट दैट टाइम। एंड फाइनली हमसे एक वर्ड मीनिंग पूछा गया था, मोमेंट्री। पैराग्राफ में से हमें सेम वर्ड ढूंढ के लिखना था, वो वर्ड है ट्रांजिएंट। थर्ड आंसर में हमें पोयम की एक लाइन को एक्सप्लेन करना था और यहाँ पर पोएट ने हमसे पूछा था कि उसने किस तरह से गर्ल को और सी को
टेरिबल, ट्रांजिएंट, फीट वर्ड यूज करके कॉन्ट्रास्ट किया है। सबसे पहला पॉइंट होगा ऑल द गर्ल्स स्टैंडिंग एट द बीच हैव टेरिबली ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस। दे आर मोर्टल एंड सफर फिजिकल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह से हम लोग समय के साथ साथ फिजिकली चेंज होते रहते हैं, वही यहाँ पर पोएट एक्सप्लेन कर रहा है। The mother's sweet face and her smile has disappeared after 20 or 30 years। यानी कि जो फोटोग्राफ में उन मदर की स्वीट स्माइल दिख रही थी, वो अब 20-30 इयर्स के बाद डिसअपेयर हो चुकी है। लेकिन the vast sea unchanged और seem to have changed less। यानी कि एक तरफ जो मदर थी वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है टाइम के साथ, और वही दूसरी तरफ जो सी है जिसके सामने खड़े होके मदर ने फोटो क्लिक करी थी, वो अनचेंज लग रहा है। वो आज भी वैसा ही है जैसे वो 20 इयर्स पहले था। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यहाँ पर गर्ल्स और सी को इस तरह से कंट्रास्ट करता है। बात करते हैं हमारे फोर्थ आंसर की। यहाँ पर हमें बोला गया था द लाइन द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। इस लाइन को एक्सप्लेन करने को कहा था क्वेश्चन में। टाइम स्पेयर्स नन, गॉन आर द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोएट मदर। यानी टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, और जो मदर के चाइल्डहुड डेज थे वो अब जा चुके हैं। एंड द सी हॉलीडे बिकम हर पास्ट। और जो एक सी हॉलीडे एक टाइम में जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में एंजॉय की थी, वो आज उनका पास्ट बन चुका है। And the photograph flashed back to the scene that was captured about 30 years ago। लेकिन उस फोटोग्राफ में वो सीन कैप्चर हो गया जो कि मदर ने 30 इयर्स पहले एंजॉय किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गॉन इज द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ द स्वीट गर्ल। और जिस तरह से वो फोटोग्राफ 30 इयर्स पुरानी हो चुकी है, उसी तरह से जो मदर जो एक टाइम पे स्वीट गर्ल थी, उनकी लाफ्टर भी अब वो जा चुकी है। एंड फाइनली जिस तरह से जो पोएट की मदर है उनके लिए उनकी लाफ्टर जा चुकी है, उसी तरह से जो पोएट है उसके लिए उसकी मदर की लाफ्टर एक पास की चीज बन चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो आंसर 4 में हम ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। आंसर 5 में जो पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं वो है एक्चुअली बोथ ऑफ देम सफर अ सेंस ऑफ लॉस। बोथ का मतलब है यहाँ पर मदर और पोएट दोनों ने ही अ सेंस ऑफ लॉस सफर किया था। नेक्स्ट पॉइंट, जो मदर है उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया था बिकॉज शी कांट हैव दोज मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट अगेन। जो बचपन में उन्होंने बीच हॉलीडे और जो केयर फ्री एटीट्यूड उन्होंने एंजॉय किया था, अब वो उसे दोबारा एंजॉय नहीं कर सकती, वो उन्हें खो चुकी है। इसके बाद शी कांट बी अ स्वीट स्माइलिंग गर्ल ऑफ 12 अगेन। जैसे कि उस फोटोग्राफ में वो 12 साल की लड़की जो स्माइल कर रही है, जो केयर फ्री है, वो वैसी अब दोबारा नहीं हो सकती। दिस इज ऑल्सो द पोएट लॉस। ये उसकी मदर का तो लॉस है ही, लेकिन साथ के साथ पोएट का भी लॉस है। और वो इसलिए है perhaps she will never see that smiling face and experience her laughter again in her life। यहाँ पर पोएट की मदर की बात हो रही है कि वो फिर से अपनी मदर का कभी भी स्माइलिंग फेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। और जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, डिस्क्राइब द आयरॉनिकल सिचुएशन, उसका आंसर होगा द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट बोथ ऑफ देम स्ट्रगल टू बियर द लॉस। दोनों ने ही कुछ खोया है और दोनों ने ही स्ट्रगल किया है उस लॉस के साथ। तो इसी के साथ हमारा आंसर नंबर 5 यहीं पर खत्म होता है। आज इस वीडियो में हमने बात करी हमारे पोयम अ फोटोग्राफ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से। दोस्तों, ये पोयम है हमारी बुक हॉर्नबिल से, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह से उनके आंसर्स को आपको लिखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस एपिसोड को एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 6th क्लास में आज इंग्लिश का चैप्टर किया जिसका नाम था द किंग एंड द ट्री गॉडेस। उसके बाद हमने क्लास 7th का चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था बी अ फ्रेंड। उसके बाद हमने क्लास 8 का भी इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने द नाइफ फ्रेंड चैप्टर को कवर किया। उसके बाद हमने क्लास 9th की पढ़ाई शुरू करी और उसका भी इंग्लिश का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर को पढ़ा। और इस एपिसोड के अंत में हमने क्लास 11th की पढ़ाई की जिसमें हमने इंग्लिश की एक पोयम अ फोटोग्राफ को कवर किया।